बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। किसी दुष्यंत कवि ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। आज मुझे लगता है वर्मा जी इस पूरी उत्तर प्रदेश की टीम के अंदर आज कोई इस पूरी डीके सर की टीम में आग लगने वाली है। तो तमाम साथी, वैसे तो 900 से संख्या हमारी पार हो ही चुकी है, तो अभी केवल मात्र 100 लोगों का और जुड़ना बाकी है। लेकिन सीनियर लीडर्स थोड़ा सा अपनी पार्टिसिपेट की लिस्ट को चेक कर लें। ऑल सीनियर वाइटल लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल एमरल्ड स्टार एमरल्ड रूबी अचीवर और हम आप सबके प्रेरणादायक, आप सबके गार्जियन, मैं डीके सर को भी देख रहा हूँ, वो भी वीडियो ऑन करके आज के प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। सर आपका भी प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो डीके सर ने आज के इस प्रोग्राम के अंदर मुझे हिंदुस्तान की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली एक उभरती हुई ऐसी टीम से आज मुझे रूबरू होने का मौका दिया है, जिस टीम से मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं ना रमेश भाई, तो मुझे खुद बहुत कुछ मौका मिलता है। मैं जब भी आपकी टीम के अंदर आता हूँ, मैनेजमेंट कैसी होती है, प्रोग्राम के अंदर गैदरिंग कैसे की जाती है, जो प्रोग्राम के अंदर जो हमारे स्टेज के ऊपर पार्ट रहते हैं वो किस तरीके से निभाए जाते हैं, एक लीडर का वेलकम कैसे किया जाता है, एक बड़ी गैदरिंग जो खास करके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे जरूरी पार्ट है। क्योंकि कहीं पे मैंने सुना था कि इस खेल का नाम है भीड़। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस खेल का नाम भीड़ है। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो लीडर भीड़ जुटाना सीख गया, फिर कोई दुनिया की ताकत उसे कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। और पता नहीं डीके सर के अंदर कौन सा वो जादू है, कौन सी वो कला है। मुझे लगता है कि मुझे भी इनसे सीखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से इन्होंने पहले सुल्तानपुर से बिजनेस को शुरू किया और अब धीरे धीरे फैलाते फैलाते पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों की संख्या में स्टेशन तैयार कर दिए, जहाँ पे हजारों लोग आपके प्रोग्राम में आने लगे। तो मैं तो साहब जब भी आपके पास में आता हूँ बहुत कुछ सीख के जाता हूँ। मुझे नहीं पता आज आप लोग मुझसे क्या सीखने वाले हैं। चलिए साथियों, प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि कोरोना से पहले हम लोग फिजिकल मीटिंग किया करते थे, चलो वो आज भी होती है, लेकिन कोरोना ने हमें फिजिकल मिलने से रोक दिया, एक दूसरे से हाथ मिलाना रोक दिया। सब लोग अपने घरों के अंदर पक्षियों की तरह कैद हो गए थे। लेकिन उस टाइम जो कोरोना कहीं ना कहीं डीके सर पूरी दुनिया के लिए आपदा बन के आया, आज हम आरसीएम वालों के लिए वो एक अवसर बन के आया साथियों। पूरी दुनिया के लिए कोरोना आपदा था, लेकिन आरसीएम वालों के लिए अवसर बन के आया। और उसी अवसर को पहचानते हुए हमारी इस पूरी इंडस्ट्री ने, हमारी पूरी डायरेक्ट सेलिंग ने, हमारी इस पूरी टीम ने एक नए प्लेटफॉर्म को तैयार किया जिसका नाम था जूम। इससे पहले हम जूम के बारे में कभी जानते भी नहीं थे। तो कहते हैं कि जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। तो अगर आप अपने बिजनेस को बूम पे लाना चाहते हो तो साथियों टीम को जूम पे लेके आइए। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम के ऊपर आए हुए आज हिंदुस्तान के, मैं देख पा रहा हूँ साथियों, अलग अलग कोनों से मेरे तमाम भाइयों का, तमाम बहनों का तहे दिल से वेलकम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए साथियों, प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले परिचय हो जाए। माई सेल्फ रूपराम रिवाड़िया, बेसिकली हनुमानगढ़ राजस्थान से। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम हनुमानगढ़ है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। आरसीएम बिजनेस, जिसके बारे में आज हम बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, ये बिजनेस आज से तकरीबन 13 साल पहले 10 जनवरी 2013 मेरी जिंदगी के अंदर आता है। साथियों, पता आरसीएम बिजनेस के अंदर आपके क्या टारगेट है, क्या गोल है, मुझे नहीं पता आप लोग जिंदगी के अंदर आरसीएम बिजनेस को कैसे देखते हो, लेकिन यही बिजनेस पिछले 13 सालों में मेरी जिंदगी को 180 डिग्री के एंगल से बदल चुका है। किसी कामयाब इंसान से मैंने सुना था रमेश भाई की एक पल में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक पल में लिया गया एक सही फैसला इंसान की जिंदगी बदल देता है। और इसका एक लाइव एग्जांपल आज आप लोगों के बीच में मैं बैठा हूं। थोड़ा सा आपको मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं, ताकि आज आप लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर ये लड़का, अगर रूपराम जैसा लड़का, इस परिवार का रहने वाला, इतनी कम एजुकेशन होने के बावजूद एक 2500 की नौकरी करने वाला, अगर आरसीएम का फास्ट ग्रोइंग रूबी अचीवर बन सकता है, अगर आज आरसीएम से एक नेशनल लेवल पे पहचान बना सकता है, अगर आज ये लड़का आरसीएम से लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकता है, आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए लेने वाला है, तो मेरे दोस्त, आपकी सीट पे जो इंसान बैठा है ना, हेलो, आपकी सीट पे जो इंसान बैठा है, आज मैं आपको ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि अगर ये लड़का कामयाब हो सकता है तो आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते, आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते। तो साथियों, छोटी सी अपनी फैमिली बैकग्राउंड, 4 बहन भाइयों के परिवार में 2 बड़ी बड़ी बहनें हैं।
दो मेरी बड़ी बहनें हैं, एक मेरे बड़े भैया है। उस परिवार के अंदर मैं बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा मेंबर हूँ। मेरे उस पूरे परिवार को चलाने के लिए पापा जी कपड़े सिलने का काम किया करते थे। सिलाई के काम से रमेश भाई घर में जो इनकम आती थी, मेरे परिवार का गुजारा चलता। 2 टाइम का खाना कभी बन जाता था, कभी वो भी नहीं बन पाता था। अगर परिवार में कोई मेहमान आ जाते थे ना, हमारे घर वाले 10 बार सोचा करते थे, इस मेहमान को आज खिलाना क्या है, इसको आज सुलाएंगे कहाँ पे। साथियों, इस तरह की हमारे परिवार की कंडीशन होती थी। और 10 रुपए खर्च करने से पहले परिवार वाले 20 बार सोचा करते थे, यहाँ पे 10 रुपए खर्च करें या फिर हमारा ऐसे ही काम चल जाएगा। बड़े मुश्किल हालातों के अंदर साथियों हमारे घर वालों ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। मैंने पहली क्लास से लेकर के 8 क्लास तक जो एजुकेशन ली है ना, मैं अंडर मैट्रिक साहब 8 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ। आज हमारे बीच में कई 16 क्लास भी होंगे, कई ग्रेजुएट भी होंगे, कई इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट भी होंगे। साथियों, मेरी एजुकेशन केवल मात्र 8 क्लास तक हुई है। 8 क्लास पढ़ाने के बाद में घर वालों ने बोल दिया कि बेटा इसके आगे अगर और पढ़ाई करनी है ना, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा। एक तरफ तो मुझे दुख हुआ कि मेरे घर वाले मुझे पढ़ाई छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगा कि यार कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ना पाए। मेरे भी घर वाले मुझे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी मजबूरी के चलते हुए मुझे कह रहे हैं कि बेटा और आगे हम तुम्हें पढ़ा नहीं पाएंगे। अब मैंने मेरे दिल दिमाग से एक सवाल पूछा, डीके सर, आज की तारीख में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अच्छा चलो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सर, जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई बेरोजगारी। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके एमए, बीए, बीएड, बीटेक, इंजीनियरिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आज लड़के लड़कियां घरों में बेरोजगार बैठे हैं सर। बिल्कुल सामने जवाब भी आ रहा है सर कि बेरोजगारी है सर। मैंने अपने आप से सवाल किया, मैंने कहा रूपराम भाई, अगर 10-12 क्लास में पढ़ भी जाऊंगा ना, तो इससे मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। इससे बढ़िया तो ये है कि पढ़ाई को यहीं पे छोड़ के कोई ना कोई धंधा कर लिया जाए, कोई ना कोई काम कर लिया जाए। अब साथियों, पढ़ाई छोड़ने के बाद में जब बात पैसे कमाने की आती है ना, ये जितने भी मेरे जेंट्स भाई मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, जब बात पैसा कमाने की आती है, मेरे सामने एमराल्ड अचीवर मनोज कुमार वर्मा जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जब बात पैसे कमाने की आती है तो एक आम इंसान के सामने साथियों 4 तरह के रास्ते होते हैं। अगर आप लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं तो नोट करिए कौन से रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है, हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। कृषि प्रधान देश का मतलब है हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी मात्रा में सर खेती बाड़ी होती है। यानी हम लोग अगर चाहें ना सर तो खेती बाड़ी करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये वाला रास्ता बंद था, और वो इसलिए क्योंकि हमारे घर वालों के पास जमीन जायदाद के नाम पे 1 बीघा 1 करनाल जगह भी नहीं थी। यानी खेती करके काम करने के लिए पैसा कमाने वाला रास्ता मेरे लिए बंद हो गया। अब देखते हैं सर दूसरा रास्ता क्या होता है। हर इंसान के पास में दूसरा रास्ता होता है कि आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले आपको 5, 10, 20, 50 लाख रुपए देके कोई मार्केट में धंधा शुरू करवा दे, कोई बिजनेस शुरू करवा दे। मेरे पिताजी, मैंने बताया कि टेलरिंग का काम करते थे, जिनके पास 10 रुपए भी सेविंग नहीं होती थी, तो उनके पास मुझे देने के लिए केवल उनका आशीर्वाद था। जी हाँ साथियों, केवल मेरे माँ बाप के पास मुझे देने के लिए उनका एक आशीर्वाद था। इसके अलावा उनके पास मुझे देने के लिए 10,000 रुपए भी नहीं थे। यानी कि मनोज सर अपना पैसा लगा के काम करने वाला रास्ता भी मेरे लिए बंद हो गया। अब देखते हैं सर तीसरा रास्ता क्या था। तीसरा रास्ता जिसके लिए मेरे घर वाले मुझे बोला करते थे, बेटा एक काम करो, अपने हाथ का कोई काम सीख लो। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो मिस्त्री बन जाओ। अब कार के बन जाओ, जीप के बन जाओ, बाइक के बन जाओ, मकान बनाने के बन जाओ। मिस्त्री वाला जो काम है ना सर, ठीक है सर, ना तो उसमें पढ़ाई चाहिए, ना उसमें पैसा चाहिए। 5-7 साल धक्के खाने के बाद में इंसान 200, 400, 500 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला एक मिस्त्री मजदूर बन सकता है सर। बुरा मत मानिए सर। अब अगर मैं चाहता तो ये काम मैं कर सकता था, क्योंकि ना पढ़ाई चाहिए ना पैसा चाहिए। लेकिन इस काम के ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया। इस काम को मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है सर ये आज मैं आपके सामने कोट और टाई लगा के बैठा हूँ, ये मैं रूबी बन गया तो ही बैठा हूँ सर। मेरा बचपन से जो शौक था ना, वो बढ़िया कपड़े पहन के टिप टॉप रहने का था सर। मैं चाहता था मेरे हाथ काले पीले नहीं होने चाहिए। मैं चाहता था मेरी पैंट की वो जो क्रीज होती है ना सर, वो टूटनी नहीं चाहिए सर। पैंट बाबू बन के रहे। तो मिस्त्री वाले काम में तो साहब ये सब होता नहीं है, हाथ काले पीले होते हैं। तो ये वाला काम साथियों मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। लास्ट चौथा काम क्या बचता है जो आम आदमी कर सकता है, वो था प्राइवेट जॉब करने का। सुनने में ये नाम बड़ा अच्छा लगता है, JOB जॉब।
साथियों बुरा मत मानना, हमारे बीच में छोटी बड़ी जॉब करने वाले बहुत सारे लोग बैठे होंगे। इवन हमारे खुद डीके सर भी आज आरसिम को पार्ट टाइम करते हैं, ये खुद जॉब करते हैं। नौकरी चाहे सरकारी करें, नौकरी चाहे प्राइवेट करें, चाहे वो देश में करें चाहे विदेश में करें, नौकरी हमेशा अपने आप में कहती है भूखा तुझे मरने नहीं दूंगी, अमीर कभी बनने नहीं दूंगी, तेरे दाल रोटी का जुगाड़ चलता रहेगा। और हमारे देश के अंदर एक लाइन और बोली जाती है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। 8 क्लास पढ़ाई करने के बाद 14 साल की उम्र में नौकरी मांगने गया। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं मनोज सर, जब आप मान लीजिए आपके पास एक मकान है, आपके पास एक दुकान है, आपके पास एक गाड़ी है, या आपके पास मान लो ये आपका मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, आप इसे सेल करना चाहते हो, अपनी गाड़ी मकान दुकान मोबाइल को सेल करना चाहते हो और कीमत आप किसी और से लगवाओगे, तो क्या सामने वाला उस चीज की कीमत लगाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, सामने वाला उसकी कीमत पूरी नहीं लगाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, इस रूपराम रिवाड़िया की जो आज नेशनल लीडर है, जो आज लोगों की तकदीर बदलता है, आज लोगों के दिलों में धड़कता है, इस रूपराम रिवाड़िया की जब मैं 14 साल की उम्र में बात कर रहा हूं, आज से 26 साल पहले सर, इस रूपराम रिवाड़िया की मार्केट वालों ने कीमत लगाई 400 रुपया महीना। हेलो, इस रूपराम की साथ जातियों में कीमत लगाई गई 400 रुपए महीना। मुझे बोला गया कि सुबह 8 बजे आना है, शाम को 8 बजे जाना है। स्पेयर पार्ट की एक दुकान पे मुझे नौकरी मिली और जिसकी सैलरी थी दोस्तों 400 रुपए महीना। मेरी जिंदगी में पहली बार आंखों में आंसू आए। मुझे लगने लगा कि परमपिता परमात्मा ने, मैं बजरंग बली का, श्री राम भगवान का बड़ा भगत हूं सा। मुझे लगने लगा कि बजरंग बली ने मुझे धरती पे पैदा करके गलती कर दी। अगर मैं दुनिया में ना आता तो कौन सी ये दुनिया मेरे बगैर चलने वाली नहीं थी, चल सकती थी। मुझे आपका नहीं पता सर आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, लेकिन बचपन से ही मैंने साहब बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। बड़ा बंगला होगा, बड़ी गाड़ी लाएंगे, बड़ा बैंक बैलेंस होगा, ये मर्सिडीज, BMW, जैगवार, ओडी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे नीचे होगी। लेकिन मुझे बोला गया कि 400 रुपए महीने का मिलेगा। मेरी जिंदगी के सारे सपने उस दिन चकनाचूर हो। पहली बार मेरी आंखों के अंदर आंसू आए। मुझे लगने लगा कि भगवान ने पैदा करके मुझे गलती कर दी। एक बार तो मुझे लगा यार नौकरी मुझे नहीं करनी, लेकिन दूसरी तरफ मैंने मेरे माँ बाप की आंखों की तरफ देखा। दूसरी तरफ मैंने मेरे माँ बाप की उन बुरी निगाहों को देखा। सर आपको बता दूं साहब, जब मैं नौकरी करने जाता था ना सर, मेरे माँ बाप की बुरी निगाहें मुझे देखा करती थी और वो मन ही मन में एक सवाल पूछा करती थी कि बेटा हमने बचपन हमारा बहुत साथ दिया है। अच्छा एक बात मुझे बताना सर, आपके माँ बाप ने आपका बचपन में साथ दिया या नहीं दिया सर? अरे जब वो कम पढ़े लिखे होंगे